मित्रों नमस्कार। इस सत्र में हम अध्ययन करेंगे युगपत रैखिक समीकरण के विषय। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं परिभाषा कि रैखिक समीकरण क्या है। वे समीकरण जो एक सरल रेखा को निरूपित करती है वो रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि अपन देखें कोई भी सरल रेखा का अर्थ है यहाँ सीधी रेखा। यदि कोई समीकरण किसी सीधी रेखा को निरूपित कर रही है तो वह रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि अपन देखें कोई रेखा इस प्रकार से, ये कोई रेखा है, इस रेखा को जो समीकरण निरूपित करेगी वो एक रैखिक समीकरण कहलाएगी। और रेखा यदि अपन देखें तो ये किस हिसाब से बनता है, रेखा को ये दोनों तरफ अपने एरो रहते हैं। रेखा क्योंकि अनंत होती है इसलिए इस तरह से सरल रेखा को निरूपित करने वाली समीकरण को हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ हम बात करें मुख्यतः रैखिक समीकरण के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 चरी रैखिक समीकरण, द्विचरी रैखिक समीकरण और बहुचरी रैखिक समीकरण। एक चरी रैखिक समीकरण वे समीकरण हैं जिसमें एक चर राशि हो, उसे एक चरी रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि अपन यहाँ देखें कि 7x = 35। यहाँ पर हम देखें कि x जो है वो एक ही चर राशि है। दूसरे समीकरण में हम देखते हैं y ऋण 5 = 0। तो यहाँ y जो है वह एक चर राशि है और इस प्रकार की समीकरण को हम एक चरी रैखिक समीकरण कहते हैं। इन समीकरणों की विशेषता होती है कि यह समीकरण सदैव ऐसी रेखा को निरूपित करती हैं जो किसी अक्ष के समानांतर हो। यदि कोई समीकरण x के पद में हो तो वे y अक्ष के समानांतर होगी, और यदि कोई समीकरण y के पद में हो तो वे x अक्ष के समानांतर होगी। देखते हैं अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके कि ये किसी अक्ष के समानांतर होती हैं या नहीं होती हैं। पहली समीकरण जैसे हम देख रहे हैं 7x = 35। पहले हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। हम देखते हैं हमारी जो पहली समीकरण है 7x = 35। तो यदि हम इसको हल करें x = 35/7, इस तरह से हमें प्राप्त होता है x = 5, क्योंकि 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। x का मान आया 5। तो हम देखें कि यहाँ x = 5 जो है ये अपना x अक्ष है और ये अपना y अक्ष है। तो x अक्ष पे हम 5 जो बिंदु है, इस बिंदु से ये समीकरण पास होगी x = 5 से। तो जो रेखा है इस x = 5 समीकरण जिस रेखा को निरूपित करेगी वो x = 5 जो बिंदु है यहाँ से पास होगा और इस पथ से गमन करेगा x = 5 से। तो हम उस रेखा को यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं x = 5 पे ये x = 5 से ये रेखा गमन कर रहा है, ये इस समीकरण को निरूपित कर रहा है। देखिए अब आप, और ये जो समीकरण है ये समीकरण है x = 5। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x ऋण 5 = 0। तो ये समीकरण में आप विशेषता देखें, क्योंकि ये समीकरण x के पद में है तो ये समीकरण y अक्ष के समानांतर है। जैसा कि हमने देखा है ऊपर, सदैव ऐसी रेखा को निरूपित करती है जो किसी अक्ष के समानांतर हो। यदि कोई समीकरण x पद के रूप में हो तो वे y अक्ष के समानांतर होगी। यहाँ देखिए जो अपनी समीकरण है वह x के पद में है, x ऋण 5 = 0, जो कि y अक्ष के समानांतर है। इस तरह की समीकरण सदैव किसी न किसी अक्ष के समानांतर होती हैं। अपन अब दूसरा प्रश्न देखें इसके अंदर, y ऋण 5 = 0। दूसरा प्रश्न भी जो है वो हमारे पास y ऋण 5 = 0, मतलब यदि हम इसको हल करते हैं तो y = 5। अब y का मान 5 आप देखें इधर ऊपर की तरफ आएगा। ये रेखा जो है ये समीकरण y = 5 है, अर्थात जो जिस रेखा को ये निरूपित करेगा वो इस y = 5 से गमन करेगी और वो रेखा इस प्रकार से होगी। यह y = 5 की अपनी रेखा होगी। और इधर भी आप देखें कि ये रेखा जो कि एक चरीय रैखिक समीकरण है और इसमें जो पद हैं वो y के आधार पर हैं, y = 5। यहाँ जो चर राशि है वो y है। यदि y के आधार पर पद होते हैं तो वे x अक्ष के समानांतर होती हैं। तो ये अपन ने देखा एक चरी रैखिक समीकरण के विषय में। अब अपन बात करते हैं द्विचरी रैखिक समीकरण के विषय में।
वे समीकरण जिसमें दो चर राशियां हों वह द्विचरीय रैखिक समीकरण कहलाती है, जैसे कि 3x धन 2y बराबर 35, x ऋण y बराबर 8 इत्यादि। यह समीकरण सदैव एक तिर्यक रेखा को निरूपित करती है। यह तिर्यक रेखा सदैव दोनों अक्षों को प्रतिच्छेद करती है। अपन देखते हैं इस तरह की रेखाएं क्या दोनों अक्षों को प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए मित्रों, हम देखते हैं कि द्विचरीय रैखिक समीकरण के द्वारा जो रेखा निरूपित होती है वो किस प्रकार से व्यवहार करती है। तो चलिए हम एक समीकरण लेते हैं, x धन y बराबर 8। यदि हम यहाँ x का मान 0 रखें तो देखते हैं क्या होता है। 0 धन y बराबर 8, अर्थात y का मान हमें 8 प्राप्त होता है y अक्ष पे। यदि x का मान 0 है तो हमें यहाँ जो बिंदु प्राप्त होता है वो y अक्ष पे प्राप्त होता है, जो कि 8 है। इस प्रकार से ये रेखा बिंदु y अक्ष पर बिंदु 8 से गमन करेगी। साथ ही यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x बराबर 8 हो जाता है, अर्थात ये रेखा x अक्ष पर बिंदु 8 से भी गमन करेगी। ये रेखा x अक्ष पर बिंदु 8 से एवं y अक्ष पर बिंदु 8 से गमन करेगी। तो इस प्रकार जो रेखा हम यहाँ पर स्थापित करेंगे, देखें वो किस प्रकार से होगी। ये रेखा इस प्रकार से हमें रेखा प्राप्त होगी कि जो बिंदु 8 0 एवं 0 8 से गमन कर रही है। और यहाँ देखें ये विशेषता कि द्विचरीय रैखिक समीकरण की एक विशेषता होती है, ये दोनों अक्षों पर कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करते हैं। x अक्ष पर भी ये प्रतिच्छेद कर रही है और y अक्ष पर भी प्रतिच्छेद कर रही है। तो मित्रों, अभी हमने देखा कि जो द्विचरीय समीकरण है वह किस प्रकार से व्यवहार करती है। अब हम बात करेंगे युगपत समीकरणों के निकाय। मित्रों, अब हम बात करेंगे युगपत समीकरणों के निकाय के। द्विचरीय समीकरणों में दो समीकरणों के समूह को निकाय कहा जाता है और इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के सापेक्ष तीन भिन्न प्रकार से व्यवहार करती हैं। तो ये तीन भिन्न प्रकार से व्यवहार करती हैं, अर्थात हमें तीन भिन्न प्रकार के तीन निकाय प्राप्त होते हैं। पहले निकाय त्रियक निकाय, समानांतर निकाय और संपाती निकाय। तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम त्रियक निकाय की। त्रियक निकाय में रेखाएं एक दूसरे को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये दो रेखाएं अपने पास L1 और L2, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात यहाँ पर एक हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की रेखा से हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। मान लीजिए यदि हमारे पास दो रेखाएं हैं जो कि जिनका समीकरण हमारे पास इस प्रकार से है। L1 जो रेखा है उसका समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा समीकरण है वह है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखें कि ये L1 रेखा को ये समीकरण निरूपित कर रहा है, L2 रेखा को ये समीकरण निरूपित कर रहा है। तो इन दोनों समीकरणों में जो x के गुणांक हैं a1 और a2, y के गुणांक हैं b1 और b2 हैं, और जो अचर पद हैं वे c1 और c2 हैं। यदि x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं है तो इस प्रकार के निकाय त्रियक निकाय कहलाते हैं। मतलब इस प्रकार से यदि हम बीजगणितीय आधार पर ये ज्ञात करना चाहें कि बिना किसी रेखा के ग्राफ को निरूपित किए हम पता लगाना चाहते हैं कि ये निकाय किस प्रकार का है, तो बहुत आसान है कि हम दोनों समीकरण लें। दोनों समीकरणों में x के गुणांकों के अनुपात देखें a1 अपन a2। यदि ये बराबर नहीं है y के गुणांकों के अनुपात के तो ये एक त्रियक निकाय को निरूपित करेगा, अर्थात हमें इसमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि समांतर निकाय की बात करें तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों, जैसे एक रेखा है
इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरी रेखा यह है। ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। यदि हम रेखाओं के नाम देखें, ये हमारी L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, और इनके समीकरण वही हैं, A1x, और जो अभी पहले अपन ने लिखे वही समीकरण इनके हैं। तो यदि हम बीजगणितीय आधार पर पता करना चाहें कि ये निकाय समानांतर है या नहीं है, तो उसका भी बहुत आसान तरीका है। यदि x के गुणांकों के अनुपात A1/A2 बराबर है y के गुणांकों के अनुपात के, पर बराबर नहीं है अचर पदों के अनुपात के, तो ये समानांतर निकाय को प्रदर्शित करता है। और इसमें हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी नहीं, तो कोई भी उपनिष्ठ बिंदु हमें दोनों रेखाओं पर प्राप्त नहीं होगा, और इस प्रकार से ये निकाय समानांतर निकाय होगा। अब हम बात करते हैं संपाती निकाय की। संपाती निकाय अर्थात जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर प्रतिच्छादित हो पूर्ण रूप से। यही एक पहली रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, अर्थात यदि हम देखना चाहें L1 भी यही है और L2 भी यही है, दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बिंदु दोनों रेखाओं को संतुष्ट कर रहा है, प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ है, दोनों रेखाओं पर है, अर्थात यहाँ हमें अनेक हल प्राप्त होते हैं। और इस चीज को बीजगणितीय आधार पर पता करने का जो तरीका है वो भी इसी अनुपात के आधार पर ही है कि x के गुणांक का अनुपात बराबर है y के गुणांक के अनुपात के, और ये भी बराबर है अचर पदों के अनुपात के। तो इस प्रकार से ये संपाती निकाय को प्रदर्शित करता है। तो मित्रों, आज अपन ने देखा कि युगपद रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, और रैखिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं। साथ ही अपन ने देखा कि निकाय क्या होते हैं, निकाय कितने प्रकार के होते हैं, और उनको हम बीजगणितीय आधार पर किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार का निकाय है। धन्यवाद।